नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, YouTube चैनल हमारा नेक्स्ट क्लासेस में आपको यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस, अदर स्टेट के एग्जाम, जैसे कोई भी एग्जाम आपका पुलिस का या टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या किसी भी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं आपके स्टेट में, इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से संबंधित हर प्रकार के एग्जाम, कैसे एग्जाम कंडक्ट होंगे या उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन रहेगी, आपकी एज लिमिटेशन या किसी भी प्रकार के जो भी नोटिफिकेशन होता है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। इसी के साथ साथ इसमें हम हर प्रकार के जो आपके एग्जाम होते हैं, सेंट्रल हो या स्टेट एग्जाम हो, उससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे प्रीवियस ईयर के, और कैसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे संबंधित हर एक प्रकार के क्वेश्चन, उसके टाइप, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर हमारे साथ हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल, जैसा कि आपको पता ही है, नेक्स्ट क्लासेस के साथ 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 इसमें आप टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें जो आपका टेलीग्राम है उसमें आपको हर तरीके जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम आपको क्लास में सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चंस या उससे संबंधित कोई पीडीएफ जो होती है, आपको बाकायदा रेगुलर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और आपके जो भी कमेंट्स हो वो भी आप इसमें, आपके यूट्यूब चैनल जो आप देखते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई क्वेरी हो सब्जेक्ट या उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो हम देखते हैं जेल प्रहरी, जैसे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में फिर से हम 20 क्वेश्चन लेंगे और कैसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, हर क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं। अभी तक हमने वो तीनों तरीके या दो तरीके हमने जरूर देखे हैं, उसमें मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कुछ ट्रिक के माध्यम से हम 1 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है इसमें, ये भी जेल पुलिस का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से एक युग्म विपरीतार्थक है। विपरीत का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसे इसमें दो शब्द हैं, ऐसे जो चार ऑप्शन आपको लिखे हैं, इनमें से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपस में विलोम है, तो बस उस ऑप्शन को आपको देखना है। ठीक है, ये आपका विपरीत शब्द को चेक करना है। अब देखिए, कोमल और मृदुल, ये अगर हम दो शब्द हैं तो दोनों का अर्थ क्या होता है, मुलायम। अगर हम अलग अर्थ में जाएं तो अर्थ क्या होता है, मुलायम। दोनों का अर्थ मुलायम है, तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आते हैं क्रय और विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना, मतलब सीपी, और विक्रय मतलब होता है बेचना, मतलब एसपी। ये आपस में विपरीत है। ठीक है, इसको मान सकते हैं अभी, जब तक हम और दो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है घर और आवास, ये दोनों एक ही पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो ये पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा रॉन्ग। कोप और क्रोध, कोप, क्रोध, गुस्सा, ये सारे के सारे एक ही तरीके के एग्जाम्पल हैं, तो ये भी हो गया हमारा रॉन्ग। तो हमारा केवल इसमें से एक ही आंसर सही है, जो है क्रय का विपरीत होता है विक्रय। थोड़ा ध्यान रखिएगा, विपरीत है उसे देखना है। कभी कभी नहीं शब्द भी आ जाता है और आप उसको पहचान या आप उसको देख नहीं पाते जल्दबाजी में। थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें अंत में, जब आप उसको अंत में पढ़ रहे हो। एक तो ये पूछा क्या गया है, और सेकंड ये कि नहीं शब्द कहीं ऐड तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं शब्द ऐड हो और आप पढ़ ना पाए उसको जल्दबाजी में। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम, जैसा कि आपको बताया था कि आजकल रसों से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, उसका आपको एक उदाहरण दिया होता है और आपको पूछता है इसमें से रस बताइए, रस के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सेकंड पूछता है कि आपको परिभाषाएं दे दी जाती है, एक परिभाषा दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए रस का नाम क्या है, ये किस रस के अंतर्गत ये परिभाषा पूछी जाती है। तीसरा आपको पूछता है कि किसी भी आचार का आपको नाम दे देगा, आचार मतलब जो भी उसके आचार, उसके अकॉर्डिंग जो भी आचार का नाम आपको दे दे, और पूछेगा कि इसमें रसों की संख्या, रसों की संख्या इसमें आपसे पूछ दी जाती है। तो ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट, रसों की संख्या। नेक्स्ट पूछा जाता है कुल रसों की संख्या, कुल रसों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है। मतलब ये हुआ किसी एक विशेष रूप से जो आचार्य हैं या जो उसके
जानकार हैं उनके माध्यम से उन्होंने किसने रस को माना। सेकंड आता है कुल रसों की संख्या क्या है। फिर आता है नौवां रस क्या है, ठीक है, नौवां रस क्या है ये भी पूछते हैं। बाद में किसी का स्पेशल स्थायी भाव पूछ देंगे आपसे। रस का नाम मान लीजिए आपको दे दिया करुण रस, ठीक है, इसका स्थायी भाव आपसे पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से रसों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और नाम है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। जैसा कि आपको पता है रसों से संबंधित अगर हम चीजों को बात करें तो चार चीजें जो हम जनरली पढ़ते हैं क्या है। एक तो होता है भाई, एक क्या होता है स्थायी भाव, एक तो हम ये वाला पढ़ते हैं टॉपिक। सेकंड पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, एक संचारी भाव पढ़ लेते हैं। थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ते हैं विभाव पढ़ लेते हैं। और चौथा टॉपिक इसमें पढ़ते हैं हम अनुभाव पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें जो हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब इन्होंने ये पूछा है कि इसका नाम क्या है, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। कि अगर मैं संचारी भाव का सेकंड नाम बताऊं तो इसमें ध्यान रखिएगा एक आंसर आता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव इसका सेकंड नाम होता है। तो कभी कभी आंसर क्वेश्चन में संचारी भाव ना लेकर आपको व्यभिचारी भाव ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है। तो याद रखना है आपको इसमें संचारी भाव का नाम क्या है, व्यभिचारी भाव। इसी प्रकार से संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो रस होते हैं, श्रृंगार रस के भेद होते हैं। तो वियोग श्रृंगार का भी एक नाम बताया जाता है। क्या होता है वियोग श्रृंगार का नाम, ये नाम होता है विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार ये नाम होता है वियोग श्रृंगार का। तो नाम याद आपको रखने हैं किसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेकंड है स्थायी भाव कितने होते हैं। तो भाई आपको पता है ऐसे भाव जो हमारे मन में काफी लंबे समय तक रहे उसे बोलते हैं स्थायी भाव। जनरली इनको भरत मुनि ने 8 माने थे लेकिन अब 9 मान्य किए गए हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 ही होते हैं। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए या कह लें अल्प समय के लिए, या ऐसा कह लें कि बुलबुले के रूप में प्रकट होने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई थी, इनकी संख्या मानी गई 33 भरत मुनि के अनुसार। लेकिन बाद में एक और ऐड कर दिया गया था जिसका नाम था छल। छल नामक संचारी भाव और ऐड कर दिया गया था। किसने किया था, ये देव नामक एक व्यक्ति थे, इटावा के रहने वाले थे जिनका नाम था देवदत्त। तो देवदत्त जी जो इटावा के रहने वाले थे इन्होंने छल नामक 34वां संचारी भाव दिया। लेकिन बाद में इस जो छल नामक संचारी भाव था इसको माना नहीं गया क्योंकि इसे अभिहित एक होता है संचारी भाव, अभिहित, ठीक है। तो अभिहित के अंतर्गत छल को मान लिया गया था, अभिहित के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से 33 ही अभी तक मान्य किए गए हैं, ठीक है। अगर आंसर एक आ चुका है, एमपी एसआई में आया हुआ था, मध्य प्रदेश पुलिस में आया हुआ था एसआई में 2016 में ये क्वेश्चन था कि 34वां संचारी भाव किसने दिया। एक तो ये क्वेश्चन था। सेकंड था कि छल नामक संचारी भाव किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली है। अब आते हैं विभाव और अनुभाव। विभाव होते हैं 2 प्रकार के, उद्दीपन और स्थायी भाव। सही, उद्दीपन होता है, इसमें चीजें क्या होती हैं, एक होता है उद्दीपन, ठीक है, एक होता है आलंबन और एक होता है आपका जो किसी के मन में प्रकट हो जाता है आश्रय, ठीक है। तो उद्दीपन, आलंबन और आश्रय क्या होते हैं। मेनली आप बात करें आश्रय मतलब होता है किसी का घर। तो जिसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आश्रय। जिसके मन में भाव उत्पन्न हुए वो क्या कहलाता है, आश्रय। फिर आता है उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन का मतलब होता है किस कारण से आपके मन में भाव उत्पन्न हुए। मान लीजिए अगर आप कोई किसी बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा बढ़िया हंस खेल रहा है, तो उसको देखकर आपके मन में जो भाव आए, तो आपके मन में भाव आए, आप क्या हो गए, आश्रय। किसको देखकर आए हैं, जो बच्चा है, तो बच्चा हो गया आलंबन। अब बच्चे की जो गति है या जो उसके खेलने का तरीका है, तो वो एक कारण था जिसके कारण आपके मन में भाव आए। तो जो कारण होता है, जिस कारण से मन में भाव आते हैं, उसे बोलते हैं आलंबन। तो याद रखिए, सही, उद्दीपन, उसे बोलते हैं उद्दीपन। जिस कारण से मन में भाव आते हैं वो होता है उद्दीपन। किसको देखकर आ रहा है, जो भी सामने व्यक्ति
वस्तु हो वो होता है आलंबन। तो इस प्रकार से वैसे तो दो ही माने जाते हैं, ठीक है, उद्दीपन और आलंबन, आश्रय को हम इसमें साथ साथ जोड़ देते हैं। तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं। अब आते हैं अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, और भाव मतलब होता है आपके भाव, फीलिंग, मतलब आपकी फीलिंग के बाद आपके बॉडी ने, आपके शरीर ने क्या भाव प्रकट किए उसे बोलते हैं अनुभाव। मतलब क्या हुआ कि भावों के पीछे पीछे प्रकट होने वाले जो बॉडी के जो रिस्पॉन्स हैं उसे बोलते हैं आपके अनुभाव। जैसे अगर आपको गुस्सा आया तो पहले आपके मन में भाव आए, और गुस्सा आने के बाद आपने कहते ना आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, या किसी को हाथ दिखाते हैं, मुक्का दिखाते हैं, ठीक है, जो लाल कर लेते हैं, मुंह लाल कर लेते हैं गुस्से के कारण। तो पहले गुस्सा आता है, उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है, उस गुस्से को प्रकट करने के लिए अपने हाव भाव दिखाती है, उसे क्या बोल देते हैं हम, अनुभाव। तो इस प्रकार से चीजें आती हैं, ठीक है। ये रस से संबंधित चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। तो व्यभिचारी, स्थायी, विभाव और अनुभाव, इन चारों की हमने बात कर ली। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी वो संचारी भाव का दूसरा नाम, वो नाम क्या होता है, व्यभिचारी भाव, ठीक है। बुलबुले के रूप में प्रकट होने वाले इन्हें कहते हैं व्यभिचारी भाव। चलिए, आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी आपको। और आप याद रखिएगा, आपको ये जो वीडियो है, आपको हर एक वीडियो आपको शेयर भी करने हैं आपके मित्र बंधुओं परिचितों में, ताकि नेक्स्ट क्लासेस का जो उद्देश्य है, ज्यादातर लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक पहुंचे और वो अपने जीवन में आने वाली जो नौकरी जो उसकी वो तलाश कर रहे हैं वो उनको मिले और वो सफलता की ओर कायम रहे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे है, दुह उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो भाई बात करते हैं अर्थ पे। अभी तक जो आप देख रहे थे, दो प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। एक तो पूछा गया है भाई, किसी भी शब्द को आपको लिखा गया है और उसमें पूछा है कि ये जो शब्द है ये किस ऑप्शन में मिलेगा, मतलब इससे संबंधित जो उपसर्ग है वो कहाँ है। और सेकंड पूछ रहे हैं कि उसका अर्थ, या तो उसमें पूछेगा शब्द में ये कहाँ है उपसर्ग, और दूसरा पूछेगा उसका अर्थ। जैसा कि आपको प्रैक्टिस नंबर 5 में ये क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, वह शब्द उसको छोड़ दिया है, शब्द है दुह, और दुह का अर्थ क्या होता है। जैसे बात करें बुरा, दुष्ट और कठिन, तीनों एक ही शब्द है, तो आंसर क्या रहेगा, उक्त सभी, मतलब ऊपर लिखे गए सभी कथन या ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि दुह का मतलब होता है बुरा, कठिन या दुष्ट, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं, तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम, तत्सम का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कहां से हो, जो कहां से हो, संस्कृत से हो, उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। और संस्कृत से बिगड़े हुए जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव, उन्हें बोलते हैं तद्भव। ये कौन से होते हैं, बिगड़े हुए शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिनको हम अच्छे से नहीं बोल पाए तो अपनी लैंग्वेज में हमने उनको बोलने का प्रयास किया, उसे बोलते हैं तद्भव। अब देखते हैं, दाई, धान्य, धड़ और धुआं। जनरली आप देखेंगे क्वेश्चन में आप लगभग आप लगा सकते हैं धुआं को, लेकिन मैं बता दूं धुआं जो होता है उसे कहते हैं धूम्र, उसे कहते हैं धूम्र। तो धूम्र जो होता है उसे बोलते हैं धुआं। तो ये धूम्र शब्द क्या है, ये शब्द किसका है, ये शब्द है आपका संस्कृत का। तो ये शब्द क्या हुआ, ये शब्द हो गया आपका तद्भव। और आंसर पूछ रहे हैं इसमें तत्सम में, तो ये तो हुआ गलत। धड़ जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। बचा आपका शब्द है धान्य, ये धान्य बिल्कुल सही है। ये धान्य शब्द होता है ये तत्सम मतलब संस्कृत शब्द कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। महत्तम में प्रत्यय है, अब बात कर रहे हैं प्रत्यय की। शब्द है महत्तम, कहां से बना। अगर हम देखें, मैं इससे संबंधित एक शब्द और लेके आता हूं। आपने अगर विशेषण पढ़ा होगा, विशेषण में एक अवस्था होती है, कैसी अवस्था, उत्तम अवस्था होती है। तो आपने सब सुना होगा, उच्च, उच्चतर, और एक आता है उच्चतम। इंग्लिश में आता है, आपने सुना होगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये नाम आपने सुने होंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो ये तीन अवस्थाएं इसी प्रकार से यहां भी होती हैं, वो विशेषण शब्द में या विशेषण चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। तो ये शब्द क्या है, उच्चतम, मतलब ऐसी अवस्था जो सबसे बड़ी अवस्था जिसे कहते हैं, सुपरलेटिव अवस्था कहते हैं। तो महत्तम शब्द किससे बना है, ये बना है महान शब्द से। ये किससे बना है, महान शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऐसी अवस्था है जो सबसे बड़ी है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत इसको रखा गया। अब बात करते हैं महान से।
तो महत्तम में सब देखिएगा क्या लगा हुआ है, तम। तो तम जोड़ने के बाद इसे हम क्या बोल देते हैं, ये प्रत्यय हमने इसमें ऐड किया, तो महान प्लस तम, इसे कैसे लिखेंगे, महान प्लस तम, इसे हम बोल देंगे महत्तम, इसे बोलेंगे महत्तम। तो आंसर देखिए तम कहाँ लिखा हुआ है, ये आंसर में तम लगा हुआ है, तो आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, कौन सा शब्द कहाँ पूछ सकते हैं, किस शब्द को हम किस चैप्टर के अंतर्गत कोलरेट कर सकते हैं, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं ज्ञान ध्वनि, ये वर्णमाला से फिर से क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, प्रीवियस 2015 में क्वेश्चन था, जेल पुलिस में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञान वर्ण या जो ज्ञान ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है, धेस वर्ण, संयुक्त वर्ण, मूल स्वर या तालव्य। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान वर्ण क्या होता है, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। ज्ञा क्या होता है, संयुक्त वर्ण होता है, किससे बना होता है, ये जा और या से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त वर्ण। मूल स्वर क्या होते हैं, आपको पता है, ऐसे वर्ण जिनसे अन्य वर्णों की जिनसे अन्य वर्ण बनाए जा सके, ऐसे स्वर जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण हो, उसे बोलते हैं मूल स्वर। इनकी संख्या देखें तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये मेनली तीन स्वर हैं। जनरली इसमें री को भी शामिल कर लिया जाता है, ऐसी संख्या इसमें 4 मान लेते हैं। ठीक है, तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं इन्हें बोलते हैं तालव्य। तो तालु से आप चा का प्रयोग करते हैं, चा की पूरी लाइन, चा छा जा झा या, और शा का प्रयोग भी हम तालु से कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तालव्य हो गए, देगा तो उसमें आंसर नहीं, तो क्या है, क्या वर्ण क्या हो गया आपका, आंसर बिल्कुल सही है, संयुक्त वर्ण। आंसर सही है, और सही क्यों है, अगर ये दोनों चीजें आपको आती हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें आंसर जनरली होता क्या है कि नहीं आते हैं, तुक्का लगाने की बात करते हैं, तुक्का सही होते भी हैं नहीं भी होते, लेकिन जब तक आपको क्लियर ना हो तो वो सब तुक्के वाली बात होती है। ठीक है, तो जब आप आंसर लगाएं तो थोड़ा सोच लें, दिमाग को लगाएं कि क्या ये आंसर जो लगा रहे हैं तुक्का वाला है या वास्तव में हमें इसका आंसर पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीजों को, ये एग्जाम सिलेबस में ऐसी दिक्कतें जब हम करते हैं क्वेश्चन को, ये दिक्कतें आती हैं, क्या इसका आंसर लगाएं। काफी बार ऐसा होता है पता ही नहीं होता इसका आंसर क्या होता है, तो वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर 1% भी आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान है, एक बात जरूर सोचें कि क्या मैं जो आंसर लगा रहा हूं इससे संबंधित है या नहीं है। ठीक है, आपका एक एक नंबर आपको अन्य जो विद्यार्थी है उससे पीछे ही लेके आएगा। चलिए बात करते हैं निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी, वर्तनी शुद्ध है। देखिए सिंपल सी बात है, वर्तनी तो इसमें दो तरीके से पूछी जाती है, एक तो पूछते हैं वाक्य शुद्धि के रूप में और एक पूछते हैं शब्द शुद्धि के रूप में। यहाँ पे वर्तनी का मतलब होता है शब्द की शुद्धि, वह शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाए। अब आते हैं रचयिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रचयिता हुआ, आशीर्वाद हुआ, ठीक है, और गुरु शब्द हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूजनीय, माननीय, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रचयिता, 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 ये तो देखिए दोनों जो है वो तो आप समझ जाएंगे दोनों रॉन्ग है। अब बात करते हैं रचयिता में कौन सा शब्द सही है, तो आप सभी बिल्कुल सही आंसर क्या होता है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। रचयिता क्या होता है, रचयिता, इस शब्द को बिल्कुल हम शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखते हैं। जनरली हम इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ये शब्द क्या हुआ, गलत माना जाता है वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, अच्छी बात है, जो वाक्य शुद्ध है वही करेंगे। यदि मैं जाता हूं तभी वह आएगा, अभी जाता हूं तो आएगा या तभी आएगा, ये बात हो गई गलत, क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा ये बात गलत क्यों है। यदि मैं जा रहा तभी वह आएगा, देखिए जा रहा और यहाँ पे शब्द क्या आएगा, ये बात नहीं हो रही यहाँ पे। यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा, देखिए जाऊंगा, तो ये क्या है, एक ऐसी होप, एक आशा है कि यदि मैं जाऊंगा तभी वह आएगा, हो सकता है वो अकेला हो, ठीक है, या हो सकता है किसी भी कारण से ऐसी कोई बात की गई हो। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही मानी गई। यदि मैं जाऊं तो वह आए, यहाँ पे शब्द सही नहीं है, यदि मैं जाऊं, एक तो यहाँ पे दो मात्राएं होंगी मैं के लिए, ठीक है, यदि मैं जाऊं तो वह आए, ये बात नहीं कर सकते। यदि मैं जाऊंगा पूरा प्रॉपर आंसर है, यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा, बिल्कुल सही है, सी आंसर का, इसमें जो 8 नंबर है उसका सी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे,
क्वेश्चन नंबर 9, वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। चलिए, आपको इसमें क्या क्वेश्चन है कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा, जैसा कि इसमें दिया है, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। ये एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा है वाक्य के बारे में, कौन सा वाक्य है। देखिए, अगर बात करें अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं। क्वेश्चन भी एमपीएसआई या सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश में काफी बार पूछा गया है और हर बार क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद पूछते हैं तो दो होते हैं भेद, एक होता है रचना की दृष्टि से, एक होता है रचना की दृष्टि से और एक होता है अर्थ की दृष्टि से। जब ये दो तरह के वाक्य होते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। ये तीनों जो भेद हैं ये किसके हैं? ये रचना की दृष्टि से है। और जब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से नाम बताएं कौन को, तो ये होते हैं टोटल 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, आपने जो नाम जैसे उसको बोलते हैं, सरल वाक्य भी बोल देते हैं, लेकिन वो मेन होता है विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक, ठीक है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे जो 8 होते हैं ये इसमें आते हैं, अर्थ की दृष्टि से आते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, अब वाक्य की बात कर रहे हैं, क्या उसे मालूम है कि। अब देखिए बात क्या है इसमें, सरल वाक्य क्या होता है जिसमें एक क्या हो, कर्ता हो, मेन क्या है, क्रिया कितनी होती है, इसमें एक क्रिया होती है। क्रिया कितनी होती है? एक। किसमें होता है? सरल वाक्य। क्या उसे मालूम है, ये पूरा एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य यहां से स्टार्ट होता है, तो मतलब वाक्य कितने हैं? दो। जब वाक्य दो है तो ये सरल वाक्य तो होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं कहां पे? संयुक्त वाक्य, और अब आते हैं मिश्र वाक्य में। दोनों क्या होते हैं, पहले उसको समझते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई? दोनों ये होते हैं कि इसमें दो क्रियाएं लगभग होती हैं, या कह सकते हैं इसमें दो सेंटेंस होते हैं। जब दो सेंटेंस है तो इसका मतलब या तो मिश्र है या ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अब भाई होता क्या है, मिश्र वाक्य क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है। जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है तो ये कहलाता है आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। और जब दोनों वाक्य जो दोनों वाक्य हैं भले एक साथ लिखे हैं लेकिन वो अलग अलग हों, आपस में स्वतंत्र हों, किसी का किसी पर डिपेंडेंसी ना हो, उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए अब बात करते हैं मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो। अगर उसे नहीं भी मालूम तो क्या मेरे घर आ रहे हो इसमें कोई दिक्कत है क्या? उसको मालूम पड़ जाए या ना भी हो तो उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता क्या है, अगर इसमें बात करें कि जनरली क्या होता है संयुक्त वाक्य में, क्या होता है और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इस प्रकार के शब्द हैं। ये शब्द जो होते हैं ये बीच में आते हैं, ठीक है। कैसे? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये शब्द क्या होते हैं? बीच में आते हैं। तो यहां पर क्या है, क्या ऐसे शब्द हैं? पेयर नहीं है, ठीक है। तो की जो बात करें, क्या उसे मालूम है कि, अब की जो शब्द है इसके कारण चेंज होगा या नहीं होगा इसमें बात करते हैं। क्या उसे मालूम है, ये बात करते हैं पहले। कल तुम मेरे घर आ रहे हो, तो अगर मालूम है भी तो क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? इस पे वाक्य पे क्या इसकी डिपेंडेंसी हो रही है क्या? और नहीं भी मालूम होता तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों वाक्य हैं ये कैसे हैं, भले की शब्द लगा है लेकिन दोनों वाक्य एक दूसरे पर पूरक नहीं, या कह सकते हैं कि एक वाक्य दूसरे पर पूरक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य इसका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर का। निष्ठुर को विलोम है, अच्छा निष्ठुर का विलोम है, को नहीं है। निष्ठुर का विलोम शब्द क्या है? करुण, कठोर, निहर या इनमें से कोई नहीं। निष्ठुर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय कठोर हो, तो इसका उल्टा है ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय कैसा हो? कोमल हो, या कठोर से जो अलग होता है, रोना धोने वाला, करुण रस में आता है। तो ये आपका क्या हो गया? करुण। आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करें कठोर और निहर की, ये दोनों ही कैसे होते हैं? ये कठोरता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आंसर एक ही है इसमें, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संज्ञा से संबंधित चीजें यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको पता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 3 प्रकार की, हिंदी में बात करें, ठीक है। अगर अर्थगत की बात करें, अर्थ पे कितनी होती है? तो 5 मानी जाती है। ये हम बात कर चुके हैं प्रीवियस आपके सेट में भी। अब आगे बात पूछिए
कि संज्ञा में इसमें देखें दूध, पानी, सोना, चांदी, और आपको पता है ऐसी संज्ञा जिसमें लिक्विड हो या उसमें सॉलिड की बात करें, द्रव्य जो होते हैं या सॉरी जो द्रव होते हैं या फिर कैसे ठोस होते हैं, वो किसमें आते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में पूछे जाते हैं, मतलब जो पदार्थ में पूछे जाते हैं। तो यहाँ बात करें द्रव्य संज्ञा क्या होती है, ऐसी संज्ञा जिसमें लिक्विड और जो होते हैं सॉलिड दोनों इसमें आते हैं। लकड़ी हो गया आपका, दूध, पानी, सोना, चांदी, आग, ये सब किस में आते हैं, द्रव्य में आते हैं। बात करें भाव संज्ञा, भाव ऐसी संज्ञा होती है जिसमें आपकी फीलिंग होती है, मतलब ऐसे शब्द जो केवल आप उसको फील कर सके लेकिन दिखाई ना दे, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या हो गया, भूख। भूख केवल आप फील कर सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देगी, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं समुदाय। समुदाय मतलब एक समूह के रूप में बात कर रहे हैं। समूह मतलब ऐसी चीज या ऐसी कोई अवस्था जिसमें 3, 4, 5 लोग तो कम से कम हो। कक्षा, कक्षा हम तभी बोलेंगे जब उसमें विद्यार्थी बैठे हो, मतलब एक से कहे ज्यादा ही होंगे तो उसे बोलते हैं कक्षा। परिवार मतलब एक से ज्यादा जो सदस्य होते हैं तब जाके बनता है परिवार, मतलब जब भीड़ इकट्ठी होती है चाहे वह 2 या 3 रूप में क्यों ना हो, तो वहां से इसको मिला के जब एक शब्द बोलते हैं उसे बोलते हैं समुदाय। जातिवाचक किसी एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो पूरी जाति को उसमें बताता है। जैसे एक शब्द लेते हैं, कुत्ता एक शब्द ले लिया तो वो पूरी जाति के लिए है, किसी एक विशेष के लिए नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। तो आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे, दूध, पानी, सोना, चांदी के लिए आंसर नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसके अंतर्गत आती है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऑप्शन अगर हम थोड़ा चेंज करें, ऑप्शन क्या कर दें, अगर मैं ये बोलूं कि ये संज्ञा क्या है, अगर इस संज्ञा की अगर हम बात करें और ऑप्शन को इसको हटा दें, इन ऑप्शन को हटा दें और ले लें इसमें कि भैया जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है, अगर हम इसके ऑप्शन लेते हैं, अगर इनमें से आपको बताना पड़े तो बिल्कुल सही है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमने अभी बोला कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के एक भेद स्वीकार किए गए। जब भेद स्वीकार है तो आंसर में जातिवाचक है, लेकिन अगर द्रव्यवाचक उपस्थित है ऑप्शन में तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी आपको द्रव्यवाचक की। ठीक है, चलिए अब आपको बात समझ में आ रही होंगी कब यहाँ पे जातिवाचक लगाना है और कब आपको यहाँ पे द्रव्यवाचक लगाना है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य की बात कर, शुद्ध शब्द की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें लगभग लगभग ये संधि से क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी इन्होंने संधि नहीं बोली है कि संधि से है, लेकिन जो आपके ऑप्शन है वो प्रॉपर रूप से संधि के ही इसमें ऑप्शन आपको दिए गए। कैसे दिए गए, इसमें संधि विच्छेद करके आपको संधि शब्द बनाया गया है, वो आपको चेक करना है कि ये है या नहीं। अगर हम देखें नायिका, नायिका, अच्छा इसमें सब नायिका ही लिखा हुआ है, तो अब देखें क्या लिखा है, ना प्लस अका, नई प्लस इका, नई प्लस इका, और इसमें देखिए इसमें होता क्या है, ये आप संधि एक आती है अयादि संधि, क्या होती है, अयादि संधि। इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, या फिर वा के पहले पूरा वर्ण होता है, पूरा वर्ण होता है। तो इसमें नायिका को लिखा गया है, नायिका, मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं, नायिका लिखा है। ठीक है, तोड़ते कैसे नायिका को मैं आपको बताता हूं कि अगर या के पहले, अगर या के पहले बड़ा आ है, अगर या के पहले बड़ा आ है, जिस पर भी बड़ा आ है, अब देखिए या के पहले ये या है, उसके पहले बड़ा आ क्या है, ना है। अगर हम ना की बात करें, थोड़ा चेंज कर लेता हूं चीजों को, उसको ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो उसमें देखिए बड़ा आ होना चाहिए था, बड़ा आ कहाँ है, या के पहले इस पर है, तो इस पर मात्रा कितनी हो जाती है, इस पर मात्रा हो जाती है 2, मतलब जिस शब्द पे या जिस वर्ण पे बड़ा आ की मात्रा लगी है उस पर 2 मात्रा आप लगा दें। ठीक है, अगर छोटा आ होता तो, छोटा आ होता तो एक मात्रा लगा देते। ठीक है, बन गया भाई नहीं। अब देखिएगा जो या शब्द है, या शब्द है उसको छोटा मान लें। ठीक है, कभी कभी बड़ा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे या शब्द छोटा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें मात्रा किसकी है, इसमें मात्रा किसकी है, छोटी ई की मात्रा है, तो ई यहां से आ गया, ई कहां से आ गया, तो इसमें जो ई शब्द था नायिका में, जो ई शब्द है वो ये हो गया। ठीक है, पीछे क्या था, यहाँ पे पीछे का था, वो का ये आ गया। जब हम शब्द को तोड़ लिया हमने, बस उसको हमें देखना है कहाँ है, नई प्लस इका, तो देखें एक ही आंसर है, नई प्लस इका, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही था। फिर समझिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करें, जो बताया गया एक बार उसको जब आप अगर समझ में नहीं आए थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देख ले,
तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, ट्रिकें पसंद आ रही हैं, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ आपको करना एक चीज, वो है आपका बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है हमारे द्वारा, जो हमारी जो पूरी टीम जो मेहनत करती है, वो पूरी मेहनत वो पूरी जो आपके लिए ही की जा रही है, और आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके टाइम टू टाइम। ठीक है, और उसका आपको सफलता की ओर आप उससे अग्रसर भी हो जाएं। तो ये बात की जा रही है नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही है बहुत सिंपल तरीके से। ना इसमें कोई आपको कोई रूल सिखाया गया कि एसक्यू रूल को अभी याद कीजिए, एक ट्रिकों के माध्यम से आपको बात करेंगे। हालांकि अभी एमपीएसआई के जो जो कोर्स है वो भी आपका लॉन्च हो चुका है, आप उसको भी इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, वहां भी आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, और अभी पढ़ा भी रहे हैं, और इसमें आपको आगे जाके चैप्टर वाइज संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हर चीज आपको चैप्टर वाइज समझाई जाएगी, बकायदा उसके एग्जाम्पल लेके, उसके रूल्स लेके, और उसके बाद उसके ट्रिकों के माध्यम से कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, किस समास में से, अच्छा किस समास में से चिन्ह का लोप होता है। अब बात करें से जो चिन्ह है किस समास के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो बात करते हैं किसमें नहीं आता। अगर हम बात करें कर्म तत्पुरुष समास की, तो उसमें वह बात आपको पता है, कर्म के लिए क्या होता है, कर्म के लिए क्या होता है, को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, करण में क्या होता है, से, कर्ता ने कर्म को करण से। एक अपादान भी आता है, अपादान में भी क्या होता है, से होता है। ये से जनरली किसमें प्रयोग, अब देखो दोनों में होता है प्रयोग, लेकिन ये होता है शब्द को हटाने के लिए, जब कोई चीज हट जाती है, अलग हो रही है। शर्माने के लिए भी होता है, डराने के लिए भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है, और पूछा जाए इसमें जो से है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, किस कारक के लिए है, तो यहाँ बिल्कुल सही है, डरने के लिए। ठीक है, या हटाने के लिए, शर्माने के लिए, ये सब जो चीजें हैं वो अपादान में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, करण तत्पुरुष इसमें लिखा हुआ है, केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारे पास करण है जिसमें से आता है। अगर यहाँ पे होता, अगर इसमें अपादान तत्पुरुष समास भी शामिल कर लेते तो दिक्कत होती, फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपने आप में चेंज करना पड़ता, कि से अगर ऐसा ही है तो कर्ण आंसर सही था, लेकिन लिखा होता से जो विभक्ति है वो हटाने के लिए या शब्दों को अलग अलग करने के लिए प्रयोग होती है, तो अपादान सही था। ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दें। ठीक है, जबरदस्ती ऐसा ना हो कि इसमें तो अपादान भी लगा सकते थे ऑप्शन में, लेकिन क्यों नहीं लगा सकते, मैंने आपको बात पूरी बता दी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। जहां काव्य का अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है। बहुत सी सिंपल सी बात, एक शब्द आपको इसमें पकड़ में आ गया होगा, बस उसी शब्द को लेकर आपको बात करनी है, अलौकिक या विचित्र। ठीक है, अलौकिक या विचित्र मतलब होता है एक अद्भुत। ठीक है, जो ऐसी चीज या ऐसी कोई बात जो हमने ना तो कभी सुनी हो, ना पढ़ी हो, और ना देखी हो, तो हमारे लिए क्या हो जाती है, अलौकिक हो जाती है, विचित्र हो जाती है। बस अब जब चीज है हमारी ऐसी, तो उसे क्या बोलते हैं, अद्भुत। और अद्भुत देख लेते हैं आंसर में है क्या, जी बिल्कुल आंसर में अद्भुत है, तो ठीक है बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। बीभत्स रस क्या होता है, बीभत्स रस वह रस होता है जहां पर घृणा जैसी कोई बात की जाए या सुनी जाए, उसे बोलते हैं बीभत्स रस। भयानक रस ऐसा होता है जहां पर भय की उत्पत्ति होती है, वो भयानक रस कहलाता है। इनमें से कोई तो आंसर था ही नहीं, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, अद्भुत रस। ठीक है, चलते नेक्स्ट 15 की ओर। शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन करना है। सही अर्थ भेद मतलब गूंथना और गूंदना, ये दो शब्द दिए हैं, तो दोनों के है क्या, इसमें ऑप्शन में दोनों के अर्थ लिखे हुए हैं, बस आपको ये चेक करना है कि किसका अर्थ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे गूंथना शब्द का मतलब होता है ना, माला गूंथ रहे हैं, माला गूंथ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसे बोलते हैं पिरोना। पिरोना मतलब कि किसी धागे में कोई जो मोती को गूंथते हैं उसे पिरोते हैं। ठीक है, धागे में जो मोती होता है, ये धागा मान लीजिए जो मोती है, इसे जो पिरो लिया, इसे क्या बोलते हैं, गूंथना। अब आता है गूंथना, इसका मतलब क्या होता है, आपने कभी आटा देखा होगा, जब आटे को पानी में डाल के करते हैं, जिसको हम कहते हैं सान लेते हैं, सानना का मतलब होता है गूंथना। बस आपको दो चीज ध्यान रखना है, पिरोना और सानना। क्या दोनों ऑप्शन में कहीं मिल रहे हैं, दोनों एक साथ, पिरोना ठीक है, लेकिन यहाँ गूंथना गलत हो गया, सान तो ये तो होगा ही नहीं, सानना आगे वाले पे सानना नहीं आएगा, बचा क्या पिरोना और
सानना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें थी, शब्द ऐसे कि जो पढ़ने में समान हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये चीज पूछी गई थी और दोनों के इसमें अर्थ आपको देखना था किसका कहाँ पे अर्थ सही बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर को समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही था। चलिए बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग में देखें तो नंबर 16 में पूछा गया है कमसिन में उपसर्ग कौन सा है। तो बिल्कुल सही सिंपल सी बात है, आप ये जो शब्द को बहुत धीमे से पढ़ें, ये उर्दू फारसी के शब्द हैं, बिल्कुल धीमे से पढ़ें। कमसिन कमसिन, तो कम शब्द के बाद आप थोड़ा रुक रहे हैं, हल्का सा आपने रुका है वहां पे शब्द के बाद। देखिए कम सिन, तो क्या बनेगा इसमें, कम प्लस सिन, ये आपका बन गया। तो जो शब्द ऐसे शब्दांश जो पहले बैठ जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम उपसर्ग। आंसर हमारा क्या है, कम। तो बिल्कुल सिंपल सा बात था, इसमें कोई बात ही नहीं यहाँ पर। नंबर 17 पे आते हैं, तत्सम शब्द तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इसे पूछा गया है अशुद्ध। ठीक है, 3 शुद्ध होंगे तो एक अशुद्ध तो होना ही है। कपड़ा और करपट, कपड़ा जो है वो तद्भव शब्द है और करपट जो है वो इसका तत्सम शब्द है। मतलब करपट को संस्कृत सही, जो कपड़ा है उसको संस्कृत में करपट बोलते हैं। ठीक है, अब बात अलग है कि हम उसको नहीं बोल पाए तो हमने उसको कपड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया। पूत कपूत, ठीक है। कोयल और कोकिल, कोयल को संस्कृत में कोकिल वर्ड भी, कोकिल शब्द भी बोला जाता है। कोक और कुक्षी, जो कोक है उसको संस्कृत में कुक्षी बोला जाता है। अब बात करते हैं पूत और कपूत की। ठीक है, तो पूत मतलब होता है बेटा और कपूत मतलब होता है नालायक बेटा। आप समझ चुके होंगे इसका अर्थ। तो कहीं भी ये दोनों शब्द तत्सम और तद्भव से मेल नहीं खाते हैं, इस कारण से हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा हो गया, बी नंबर का आंसर हमारा जो रॉन्ग था, बस वही हमें देखना था। तो आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिए बात करते हैं 17 से आगे चलते हैं 18 पे। कृत प्रत्यय से बना शब्द है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। वे प्रत्यय जो किसी क्रिया के साथ या क्रिया के पीछे लगकर उस शब्द का निर्माण करते हैं। का से कृत और का से क्या हो गया, क्रिया। बस आपको क्रिया ढूंढना है कहाँ, इसमें गंदगी, वंदना, फर्राटा, अंधेरा। तो किस शब्द में क्रिया हो रही है, क्या गंदगी शब्द में क्रिया है। गंदा तो शब्द एक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फर्राटा, फर्राटा शब्द यहाँ पे नहीं आएगा। अंधेरा नहीं आएगा। वंदना, वंदना शब्द जो है वो आएगा, कैसे आएगा, वंद, वंद प्लस अना, वंद प्लस अना। तो वंद जो होता है वंदन करने के लिए प्रयोग में आता है, ये क्रिया है, ये उसका प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय कौन सा हो गया, वंदना, जो बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी यहाँ पर सही माना जाएगा। 19 की बात करें, उच्चारण स्थान पूछा गया। ये वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से। यहाँ पर उच्चारण क्या है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए अगर आप भूल जाएं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है, तो सिंपल सी बात समझिए, हमेशा स्टार्टिंग कंठ से की जाती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तालु की ओर, फिर आगे बढ़ते हैं मूर्धा की ओर, फिर आगे बढ़ते हैं दंत की ओर, और सबसे आगे हम ओष्ठ पर आके निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, हम अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। जो वर्ड पहले कंठ से आएगा उसको पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ हम आगे चलते जाते हैं। अब बात करते हैं ओ और औ। ओ और औ ये क्या होते हैं, ये दो स्वर ऐसे स्वर हैं जो जिनका निर्माण स्वरों की सहायता से हुआ। कैसे हुआ, ओ का निर्माण किससे हुआ, आ और ऊ से। अब यहाँ पे आ छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है, इसी प्रकार से आ छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से छोटा बड़ा ऊ भी हो सकता है। औ की बात करें तो यहाँ पे आ के साथ छोटा या बड़ा आ के साथ ओ बैठा होगा। अब बात एक ही है, चाहे ओ बैठा हो चाहे ऊ बैठा हो, आगे वाला वर्ड क्या है, ये कहां से बोलते हैं, ये बोलते हैं कंठ से। और पीछे वाला जो वर्ड है या कह लें ऊ है या ये कह लें ओ है, ये कहां से बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, ओष्ठ से। कहां से बोलते हैं ऊ को, ओष्ठ से बोलते हैं। तो कंठ प्लस ओष्ठ क्या बनेगा, कंठोष्ठ। बस शब्द देखना आपका, कंठोष्ठ वर्ण कहां था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था कि ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं।
सेकंड क्या है, ये क्या है, और ये आपके संयुक्त स्वर भी है क्योंकि दो स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हुआ। और क्या है, और देखते हैं तो ये ओ है। अगर हम संधि की इसमें बात जाएं तो ये ओ है, ये गुण संधि में प्रयोग होता है। ओ मतलब एक मात्रा ऊपर है, और औ जो शब्द है ये वृद्धि संधि में प्रयोग होता है। किसमें होता है, वृद्धि संधि में। बस तो ये आपकी बातें थी, जबकि एंड हो गई। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है और उसमें गलत युग्म का चयन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नहीं शब्द को आपने पहले अंडरलाइन कर लिया। कौन सा नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब क्या है, एक आंसर इसमें गलत है। कौन सा, देखते हैं भाई। देखिएगा क्या क्या है इसमें, पढ़ना में देखिए, जो आप चारों ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या देख रहे हैं, पढ़ने में लगभग लगभग समान निकल रहा है, मतलब जो उच्चारण है वो समान है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। कैसे, वारिधि, वारिध, ठीक है, ये समुद्र का है और ये किसका है, बादल का है। ठीक है, वारी मतलब होता है जल, धी जो उसको बड़ा कर ले वो समुद्र हो गया, दा मतलब देने वाला, मतलब बादल हो गया। ठीक है, सरित, शरित, लगभग पढ़ने में समान लेकिन उसके अर्थ अलग अलग। शाला, साला, एक शाला होती है जो क्या होता है, जो विद्यालय के रूप में बात की जाती है, और जो साला शब्द है वो जो पत्नी होती है उसका भाई होता है। अब आते हैं सागर और गागर में, तो सागर और गागर पढ़ने में अलग अलग आ रहे हैं, मतलब उच्चारण जो है वो कैसा है, अलग अलग है। जबकि तीनों में जो ऊपर ABC एग्जांपल थे, जो आपके ऑप्शन थे, वो पढ़ने में लगभग समान थे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। जबकि डी ऑप्शन जो देखें, ये कैसा है, ये उसका उच्चारण ही अलग अलग हो रहा है। तो हमारा यही एक आंसर जो हमें छांटना था कि हमारा कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो 20 की जो सीरीज है, प्रैक्टिस नंबर सेट जो हमारा 7 नंबर का था, वो आज कंप्लीट हुआ। फिर हम कल मिलेंगे एक नए सेट के साथ, प्रैक्टिस नंबर 8 के साथ। ठीक है, और सबसे पहले फिर से मैं बात करूंगा, अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब करें। मेन इसको शेयर जरूर करें अपने ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप हो, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या जो भी आपके व्हाट्सएप का यूज करते हो, जिस प्रकार से भी हो आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि और जो आपके मित्रगण हैं, विद्यार्थी हैं, उन तक ये बात पहुंचे, वहां तक ये वीडियोस पहुंचे। हमारी पूरी टीम यही मेहनत करती है ताकि आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे कल एक नए चीज के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।